नमस्कार, राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और स्टूडियो से हम बाहर निकल आए हैं। फिलहाल लोधी गार्डन में यहाँ मौजूद हैं और धूप की रोशनी में चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। हमारा जो विषय है आज इस चर्चा का वो भी बहुत ख़ास है। हम बात कर रहे हैं भारत में जो जन स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उनका क्या इतिहास रहा है, उनका पूरा सफ़र क्या रहा है ब्रिटिश भारत से लेकर स्वतंत्र भारत तक, और अब जो चुनौतियाँ हैं हमारे सामने वो किस तरह की हैं। ये सफ़र का जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से ब्रिटिश भारत से हमने नए भारत में प्रवेश किया, हमारी प्राथमिकताएं क्या रहीं एक नए देश के तौर पर, और किस हद तक हम उन उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं जो एक नए देश के तौर पर, आज़ाद भारत के तौर पर हमने सोचा था, हमने समझा था। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर ऋतुप्रिया मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ JNU में। दूसरी खास मेहमान डॉक्टर मीरा शिवा हैं, ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क से। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ डॉक्टर तरुण सिंह हैं, मिशन डायरेक्टर हैं दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन, और साथ ही मेरे साथ RK श्रीवास्तव हैं, फॉर्मर DG हेल्थ सर्विसेज। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रिया जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि दर्शकों की जानकारी के लिए खासकर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने कहाँ से दरअसल शुरू किया, जब हम जो सुविधाएं हैं, खासकर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, पब्लिक हेल्थ के जो मुद्दे हमारे सामने हैं, दरअसल हमने शुरू कहाँ से किया जो हम अब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं जो देख रही थी वो ये कि ब्रिटिश इंडिया के दौर में जब भारत में वेस्टर्न मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन को जो इंट्रोड्यूस किया गया, 19वीं शताब्दी के दौर में जो है भारत में वेस्टर्न मेडिसिन का उदय माना जाता है। उस इतिहास में कुछ हमें बताइए। जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले शुरू करूँ कि जन स्वास्थ्य का मतलब एक तो है कि सुविधाएं हों, जिसमें अस्पताल हैं, डिस्पेंसरी हैं, सब सेंटर्स हैं, डॉक्टर और नर्स हैं और दवाइयाँ हैं, मगर उसके अलावा इसका मतलब है कि बीमारी हो ही ना, उसके लिए एक समाज के तौर पे हम कैसे समाज की रचना करें कि वो बीमारी ही ना हो, या जो हम एंटिसिपेट कर सकें कि बीमारी या महामारी आने वाली है और उससे पहले उसका कुछ करें। जिसका मतलब है समाज को और आम आदमी को पता ही नहीं लगता कि जन स्वास्थ्य के लोग ये काम कर रहे हैं और वो बच गए बीमारी से, और ये एक बड़ा हिस्सा है। यानी आप ये कह रही हैं कि दो जो हिस्से पब्लिक हेल्थ के माने जाते हैं कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, तो आप प्रिवेंटिव का जिक्र कर रही हैं, जहाँ साफ़ पानी होना चाहिए, सुविधाएं उस तरह की होनी चाहिए कि बीमारियां ना हों। बिल्कुल, वो एक हिस्सा है। और दूसरा कि हम इस ज्ञान आपके पास ये हो कि आप पहले से देख सकें, आपको दिख जाए कि समाज में ये बदलाव आ रहे हैं, इससे ये बीमारियां बढ़ेंगी, इसलिए आप पहले वो प्रिवेंटिव काम कर सकें, ये समाज संरचना का हिस्सा हो। और इस संरचना के लिए एक खास ज्ञान की भी ज़रूरत है और साइंस की ज़रूरत है जो आई हमारे पास पिछले 200 साल में। मगर उससे पहले ऐसा नहीं कि समाज पहले ये नहीं करते थे। मोहनजोदारो का तो उदाहरण पहले से लिया जाता है अपने यहाँ, जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेन और ड्रेनेज सिस्टम था। अब उसको हम एक पब्लिक हेल्थ का ही मुद्दा मानेंगे और पब्लिक हेल्थ की ऑर्गेनाइज सिस्टम मानेंगे। तो हिस्ट्री तो वहाँ से असल में शुरू होती है और हर समाज में पब्लिक हेल्थ रहा है। मगर अब जो आज का पब्लिक हेल्थ का डिसिप्लिन है वो अंग्रेज़ों के साथ आया, क्योंकि मॉडर्न साइंस का एक उसका तरीका है। और वो हमारा जो आप जैसा आप कह रही हैं ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुआ, 1850 के आसपास से ये यूरोप में भी ये डिसिप्लिन एक अपने वजूद में आया, और उसी के तो 150-200 साल मेडिकल कॉलेज वगैरह की स्थापना हुई वो 1920 के आसपास, 1914-20 में हुई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन 1920 का है, रॉकफेलर फाउंडेशन के सपोर्ट से बना वो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में बना। मगर जो सेवाएं आई वो जब कंटोनमेंट बनने लगे और ब्रिटिश सेना थी और ब्रिटिश अफसर थे, तो उनके लिए बना, और बाकी जनता तो अपनी देखभाल खुद करे, वो उनके लिए नहीं, उनको शुरू में नहीं हुआ फायदा। शुरू में जो पब्लिक हेल्थ आया वो सिर्फ कंटोनमेंट के लिए आया। मीरा शिवा जी, बहुत दिलचस्प है दरअसल वो उस इतिहास में वापस लौटना भी। कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने ठीक है जुल्म ढाए, भारतीयों पर कब्जा किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी भी विरासत वो छोड़ के गए, जैसे इंडियन पोस्टल सिस्टम का हम जिक्र करें, या रेल नेटवर्क का हम जिक्र करें, या फिर हमने रोड्स का हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास ग्रैंड ट्रंक रोड है। क्या हम हेल्थ के हिसाब से भी, क्या स्वास्थ्य के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि क्या उनकी प्राथमिकताओं में भारतीय लोग शामिल थे, आम आदमी शामिल था? उन्होंने थोड़े प्रिविलेज लोगों के लिए ज़रूर किया, मगर ये जो वेस्टर्न मेडिसिन का जो मॉडल था, तो उसमें जैसे उसके बाद में जैसे वैक्सीन्स पिक्चर में आए, और उसमें ये जो फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों का जो मामला था, तो जैसे आप पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन से कितनी बीमारियों की लोगों की जानें बची, मगर पेनिसिलिन के लिए एक पेटेंट नहीं लिया गया था। रोएंटन जिनका एक्सरे का था, उन्होंने उस पर पेटेंट नहीं लिया। तो आप देखते हैं कि उनका जो लाए वो किस तरह आगे जाके फैला, और उसमें जो बदलाव आए,
क्योंकि आप ये आल्मा आटा चार्टर 1978 कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर का यूनिसेफ WHO सब ने इसके इंडिया सिग्नेटरी, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ का इसमें जो जिसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, अगर भूखे हैं, कुपोषित हैं और पूरी दवाइयाँ हैं, वो नहीं चलेगा। आपका पानी में अगर आपका पूरा सूएज जा रहा है और पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जा रहे हैं, कैंसर और ये बीमारी होंगी। तो ये जो पूरे इसेंशियल्स हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, तो इसका नज़रअंदाज उसके साथ ज़्यादा बड़ा है, जहाँ जो मार्केट फ्रेंडली टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस हैं उनका बढ़ा हुआ है। और जिस तरह था ये जैसे बोला ना प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ प्रमोशन करना, यहाँ पे हम बैठे नीम का पेड़ है, हाँ, इसकी बायोपेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ पता थी, अब कोई इसको पेटेंट भी करना चाहता है, मगर वो एक जन पब्लिक में जो हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, उसका जानकारी होना भी ऑल्सो इसका पब्लिक हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जो अभी मेन जो अभी बदलाव इस मॉडल का जो आया है, तो प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव। अगर कोई अपंग है या कोई है तो उसको ऐसे नहीं छोड़ देने का। नो जापानीज इनकेफ्लाइटिस जैसे बच्चों का, जैसे कितनी जगह अभी बिहार में और उसमें अभी उड़ीसा में, मलकानगिरी में ऐसे इतने केसेस हुए हैं, तो आप उस माँ के बदौलत उस बच्चे को नहीं छोड़ सकते, आपको उसके लिए भी उसकी कोशिश करने की बात। तो जैसे मेडिकल कॉलेजेस आपने कलकत्ता का बोला, मेन मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस वर अर्लियर गवर्नमेंट रन। तो जो बच्चे आते थे वो वो जाके मतलब जैसे सर्व करने की जो बात थी, मगर अब इंक्रीज इन प्राइवेटाइज मेडिकल कॉलेजेस, इंक्रीजिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, क्यूरेटिव केयर, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा मुनाफा हो सकता है जी। तो और चीज़ों का निगलेक्ट होके इसका ज़्यादा इस पे एम्फेसिस। एंड डॉक्टर हाफडन माला जो आल्मा आटा चाटा के वो थे, उनका इसका कहना था नियो कॉलोनियलिज्म, बिल्कुल ये वर्ड यूज करते थे, मोर फार्मास्यूटिकलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर पब्लिक हेल्थ के हित में नहीं है, बिल्कुल, मगर रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन एंड एसेंशियल मेडिसिन हित में है, बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, ये बताइए कि बहुत ढेर सारी 1 दर्जन से ज़्यादा कमेटियाँ बनाई गई, भोर कमेटी से शुरुआत हुई और उसके बाद मुरलीधर कमेटी पब्लिक हेल्थ एजुकेशन को लेकर खासकर बनाई गई, और उसके बाद लगातार हमने देखा 70 की दशक में भी जो है कमेटियाँ बनी। क्या योगदान खासकर इन कमेटियों का रहा, और ख़ासकर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जाना, जो 1983 में जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी खासकर बनी, जिसको बताया जाता है कि काफ़ी अरसे तक फिर हमने उसके तहत काम करना शुरू किया, और काफ़ी क्रांतिकारी माना जाता है ये कदम अपने आप में कि भारत में पहली बार देश की पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी। देखिए, जैसा ऋतुप्रिया जी ने बताया अभी कि आज़ादी से पहले अधिकतर पब्लिक हेल्थ के जो इंटरवेंशंस थे वो अंग्रेज़ी फ़ौज के संदर्भ में बनाए गए थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही था कि भारत के नागरिक का पब्लिक हेल्थ नीड और रिक्वायरमेंट किसी सब्सटेंशियल सेंस में सरकार ने समझा और उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई, और उसके बारे में सोचा कि कैसे हेल्थ और पब्लिक हेल्थ, जिस पे प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव केयर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बातें की। तो 40, 50, 60 के दशक में ये सब कार्रवाइयाँ जो पंचवर्षीय योजनाओं थी उन्हीं में सम्मिलित रहीं। हर पंचवर्षीय योजना में प्रोविजनिंग की जाती थी प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव हेल्थ की, मेडिकल कॉलेजेस की, अस्पतालों की, सब सेंटर्स की, प्राइमरी हेल्थ, जो कि भोरे रिपोर्ट से उत्पत्ति जिसकी हुई थी। उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आई उसने उसको भोरे रिपोर्ट के बेडरॉक के ऊपर काम करा और उन सब को पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित किया गया जब तक कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी पहली नहीं आई। इस दौरान आप जानते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का हमारा बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू हो गया, एक फैमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू हो गया पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए। और भारत बहुत शुरू के देशों में है जिन्होंने पब्लिक में ये जागरूकता पैदा करना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये भारत में बहुत पहले से शुरू हो गया था। और शायद इसीलिए आज हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जो फर्टिलिटी रेट है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। हर
वो जो कमेटी बनती थी उसका एक TOR होता था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप देने की कोशिश करते थे उस समय के पब्लिक हेल्थ डिस्कोर्स को, पब्लिक हेल्थ नॉलेज को। और बहुत हद तक जो मैं समझता हूँ, जो मेरी यादगार है, सबसे फाइनल जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो यूनिवर्सल हेल्थ केयर की रिपोर्ट निकली थी प्लानिंग कमीशन की 2012-13 में, जिसमें पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर रेड्डी प्रेसिडेंट थे। उस भोरे से लेके यूनिवर्सल हेल्थ केयर की रिपोर्ट तक की जो यात्रा है वो आपको देश के एनुअल प्लान्स में, पंचवर्षीय योजनाओं में, राज्य सरकारों के अपने प्लान्स में ना सिर्फ हेल्थ बल्कि कोलेट्रल डिटर्मिनेंट्स जैसे न्यूट्रिशन हुआ, पानी हुआ, शौच की सुविधाएं हैं, ये सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रतिबिंब और ये आपको भी बहुत नजर आएगा। महत्वपूर्ण है, चूंकि आप फैमिली प्लानिंग का जिक्र कर रहे हैं, परिवार जी। नियोजन का जिक्र कर रहे हैं। भारत जैसे देश में हालांकि आबादी अभी भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन जी। उसके बावजूद जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो शुरू हुई, उसका कितना योगदान आप मानते हैं? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से पहले ही भारत कामयाब हुआ फैमिली था। प्लानिंग को बहुत क्लोजली और बहुत वोसिफेरसली एक्सेप्ट कर चुका होगा। हम सबको याद है, हमारे बचपन से हम लोग दीवारों पे वो तिकोन बना नजर आता था, हम दो वो हमारे दो, हाँ। जी, हम दो हमारे दो का नारा था। उसका एक कंट्रीब्यूशन तो है। आज हम कह सकते हैं कि शायद हम उतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितना अपेक्षा की जा सकती थी उस समय के रिसोर्सेज को या पब्लिक हेल्थ नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए। तो शायद हमारी जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी वो उतनी संतुष्ट ना रही, उसमें कुछ त्रुटियां थी। बट मेरा ये समझ है कि अगर हम उसको ना फॉलो करते तो शायद हम कुछ और आज दिन दूसरे होते। नहीं पहले नंबर पर होते। बिल्कुल। तो मेरी श्रीवास्तव समझ जी, से बहुत तो वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट बात अच्छी यह है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जितनी उम्र भारत में, हमने 1951 से अगर मैं शुरुआत करूं, आज़ादी से पहले मैं नहीं जा रही हूँ, 36 साल हुआ करती थी, 36.7, और उसके बाद 1981 में 54, 2000 में 64 और अब उससे बेहतर। हालांकि अभी भी हम दुनिया में काफ़ी पीछे हैं। क्या आपको लगता है ऐसे डिटर्मिनेंट्स रहे जिसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 36 से लेकर और अब यहाँ तक पहुँच चुकी है? डेफिनेटली जो लगातार बढ़ने वाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदुस्तान की है, जो अब करीब 65 के आसपास पहुंच गई है, ये बहुत क्लियरली बताती है कि जो हमारे हेल्थ इंटरवेंशन रहे, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर एक ह्यूमन लाइफ को बेटर किया है, क्वालिटी वाइज एंड लॉन्गेविटी वाइज। अगर आप थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करें तो एक ज़माना था, प्लेग होता था, डायरिया होता था, स्मॉल पॉक्स होता था, ट्यूबरकुलोसिस होती थी, बड़े बड़े बुखार हुआ करते थे और बच्चे मर जाते थे, औरतें डिलीवरी के टाइम मर जाती थी। 40 साल 45 साल के अंदर कोई मर जाता था तो कोई ऐसा अजीब नहीं लगता था। ये बात है करीब आप 5वें 6ठे दशक की। जब हमारा इंडिपेंडेंस आया, उसके बाद हेल्थ केयर के इंटरवेंशन शुरू हुए, और जैसा बताया कि साहब पॉपुलेशन का भी एक इंटरवेंशन उसी ज़माने से शुरू हो गया था। इन सब इंटरवेंशन की, भोर कमेटी की रिपोर्ट की, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की, फिर उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की, फिर 2002 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिवाइज़ हुई, 15 के अंदर ये नई पॉलिसी अभी ड्राफ्ट शेप में बन के पड़ी हुई है। तो ये सारे एक के बाद एक स्टेप थे जिसने हमारी लॉन्गेविटी बढ़ाई। जी। हमने बहुत हद तक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की दिशा में शुरू में काम नहीं किया, शुरुआत में कम्युनिकेबल डिजीज़ तो नहीं, चूंकि आपने जिक्र किया महामारियों का भी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या भारत के विकास में, एक देश के तौर पर जितना GDP पर, पूरे विकास पर असर पड़ता था, महामारियाँ जब भारत झेला करता था, क्या आपको लगता है कि पूरे देश के विकास पर भी फ़र्क पड़ा, बेहतर फ़र्क पड़ा, जैसे महामारियों पर हमने काबू पाया? देखिए, स्वस्थ नागरिक होगा तो प्रोडक्टिव नागरिक होगा, प्रोडक्टिव नागरिक होगा तो हमारी पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो इसका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है, ड्यूरेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन भी बढ़ती जाती है। सो इसको तो आप किसी तरीके से डिसएंगेज करके देख ही नहीं सकते, इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डायरेक्ट रिलेशन है आपका जो स्वास्थ्य की दिशा के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारी लॉन्गेविटी बढ़ रही है, जो हमारी हेल्थ इंडिकेटर इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बहुत ही गुडी गुडी हैं।
जी हाँ, और इसी संघर्ष को जानने के लिए दरअसल ये चर्चा भी हम कर रहे हैं कि किस तरह का संघर्ष रहा। ये तो आपने जिक्र किया कि मेडिसिन के लिहाज से, मेडिकल साइंस के हिसाब से किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ऋतुप्रिया, ये बताइए कि स्वास्थ्य जो है वो एक ऐसी भी चीज़ है जिससे कि भारत की जो सामाजिक जो चुनौतियाँ हैं, जो सामाजिक खासकर जटिलताएँ हैं, चाहे छुआछूत हो या हम धार्मिक जो है जटिलताओं का जिक्र करें, आपको लगता है एक देश के तौर पर जब हम परवान चढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे आज़ादी के बाद, तो इसने भी काफ़ी एक बड़ा हमारे सामने एक रोड ब्लॉक पैदा किया कि खासकर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिहाज से अगर देखें कि स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक पहुंच पाएँ, हाशिए के जो समुदाय हैं, इसमें किस तरह का संघर्ष हमें झेलना पड़ा? देखिए, मुझे लगता है जो आप इंगित कर रही हैं, जो सामाजिक तबके हैं जिनके पास वैसे ही जो भी विकास हुआ है उसके बेनिफिट्स कम पहुँचे हैं, तो स्वास्थ्य के भी उनको कम पहुँचे हैं, मगर ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचे हैं। अब जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि आयु बढ़ी है, तो आयु पब्लिक हेल्थ की वजह से तो बढ़ी है, मगर इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी एक तरह की है। फेमीन्स अब ख़त्म हो गए हैं जिस ढंग से होते थे ब्रिटिश के ज़माने में, उस तरह तो बिल्कुल ही नहीं है। कुपोषण बचा है। इसी तरह पॉपुलेशन की आपने बात करी, तो पॉपुलेशन पे जो काम हुआ उससे कम हुआ है, मगर उसमें भी जिस ढंग से पब्लिक हेल्थ किया गया है उसमें मुझे लगता है हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पब्लिक हेल्थ के भी दो चेहरे हैं। एक चेहरा रहा है जो पूरे यूरोप में भी और जगह जो भी पिछड़े समुदाय थे उनके लिए काम करने के लिए ये एक बहुत बड़ा इंजन रहा। यूरोप में पब्लिक हेल्थ बना कैसे एज ए डिसिप्लिन, वहाँ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जो वर्कर थे वो आज हमारे जो शहरों में माइग्रेंट वर्कर आता है बाहर से, और उसकी जो परिस्थिति है, जो शहर का गरीब है, वही वहाँ की परिस्थिति थी। और उस वक्त ये दिखाया गया कि वहाँ पे कॉलरा और टीबी जो फैल रहा है यूरोप में, वो उनकी परिस्थितियों के कारण फैल रहा है, और इसलिए उनकी परिस्थितियाँ, वर्कर कंडीशंस इंप्रूव करना पब्लिक हेल्थ की वजह से हुआ। सैनिटरी मूवमेंट वहाँ पे जो हुआ, जो पूरा सफाई करी गई, जिसमें पानी का इंतज़ाम और ड्रेनेज का इंतज़ाम, स्वेज के सिस्टम्स, वो सब पब्लिक हेल्थ की वजह से बने, तो उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉजिटिव हिस्सा रहा है। और डॉक्टरी भी, अब हमारे यहाँ भी जो पूरा एक नेटवर्क है हॉस्पिटल्स का, डिस्पेंसरीज़ का, पब्लिक सिस्टम का, गाँव में आपको सब सेंटर मिलेगा, आशा मिलेगी, ये सब एक पॉजिटिव हिस्सा है। मगर एक दूसरा हिस्सा भी है जिसमें पब्लिक हेल्थ और समाज को बेहतर बनाने के लिए आप अथॉरिटी भी ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो पॉपुलेशन का हमारा कुछ कमी भी रह गई है पॉपुलेशन के काम में, वो पॉपुलेशन पॉलिसी के अलावा जो इमरजेंसी में हुआ, जो आपने ज़बरदस्ती की कोशिश करी, उससे बहुत पीछे गए हम लोग पॉपुलेशन के काम में। इसी तरह जो यूरोप में हिटलर का एक यूजेनिक्स था कि डिसेबल्ड जो हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं, जो भी अवांछनीय सेक्शन माने जाते हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ के नाम पे, क्योंकि वो पूरे समाज में एक हमको पीछे खींचते हैं, इसलिए उनको ख़त्म करने का एक नज़रिया भी पब्लिक हेल्थ देता है। और हमने जैसे उसका मैं एक वो ला रही हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने 90 के दशक में इंडस्ट्री बाहर निकाली दिल्ली से, क्योंकि यहाँ एयर पोल्यूशन हो रहा है और इंडस्ट्री पोल्यूशन फैलाती है। मगर जो वर्कर जो वहाँ चला गया वो तो इंडस्ट्री वाला था, उसको तो कॉम्पनसेशन आप दे देंगे। जो वर्कर था उसने तो अपनी आजीविका खो दी पब्लिक हेल्थ के नाम पे। बिल्कुल। तो और उसको आप कॉम्पनसेट करने का तरीका साथ नहीं बनाया, तो उस वर्कर का क्या होगा? उसकी तो हेल्थ ज़्यादा खराब होगी। तो पब्लिक हेल्थ के नाम पे हम दोनों काम कर सकते हैं, और इसलिए पब्लिक हेल्थ कैसा हम बनाना चाहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों से शुरू करके समाज के साथ मिलके, ये नहीं कि राज्य अपने आप पब्लिक हेल्थ चला सकता है, वो राज्य और समाज दोनों मिलके। और उसमें जो डॉक्टर मीरा कह रही थी, जो लोगों का खुद का ज्ञान था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स भी हैं, जो आज भी लोग अपने घरों में जानते हैं और दादी नानी प्रैक्टिस आज भी हो रहा है, वो जा रहा है नीचे की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि उसको उस तरह की एक्सेप्टेंस अब नहीं मिल रही, और हमने मॉडर्न साइंस के नाम पे उनको ये मान लिया कि वो तो पिछड़ी हुई चीज़ है, मगर वो लोगों के पास। बिल्कुल। मीरा शिवा जी, इसमें दो खासकर जो बात कही गई, राज्य और समाज, तो हमने राज्य का रोल जो है उस पर चर्चा की है, लेकिन जो समाज का रोल है, जिस तरह से खासकर मैं बार बार उस बात को इसलिए भी रिपीट करना चाहती हूँ, हाशिए के जो समुदाय हैं, चाहे वो धार्मिक एक तरह से रोड ब्लॉक हमारे सामने रहा हो, या फिर छुआछूत की जो समस्याएँ रहीं, या ट्राइबल्स के लिए जो एक्सेसिबिलिटी जो है वो खासकर वो बहुत मुश्किल हो गई कि विकास के नाम पर हमने कुछ नहीं किया। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी तो शायद बहुत कम है ही, लेकिन इसके अलावा जो एक्सेसिबिलिटी है कि अगर एक कोई दलित अस्पताल में घुसता है और एक उच्च जाति का डॉक्टर उसको ट्रीट करने से मना करता है, क्या आपको लगता है कि हम उस फेज़ से बाहर निकल चुके हैं? कितना मुश्किल हमारे लिए रहा है ये? मेरा मानना है कि जिस तरह के बायसेस हैं, कि इसीलिए मैं मेडिकल कॉलेज की बात करी कि जो बच्चा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने आते हैं, अगर उनको ये संवेदनशीलता नहीं सिखाया, अगर उनको
किस तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे होती है, तो पूरा कोर्स लो, आपकी टीबी का लंबा चलेगा, आप पूरा लो, दूसरे पे मतलब मुंह कवर जो भी कुछ चीज़ें उसका है। अगर कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारी इतनी 18 लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, इतने डायलेक्ट्स हैं, मगर ये नहीं पढ़ाया जाता, तो आप अंग्रेजी में कितने लोग बोल सकते हैं? तो एक पूरा एक कम्युनिकेशन का मामला। दूसरा, गरीबों के अगेंस्ट बायस, अगर चित्रे ऐसे पहने तो बायस, आप दलित हैं, आदिवासी हैं, बायस काफ़ी लोगों के, मैं ये नहीं कह रही सबके, कुछ लोग तो बहुत आगे, मतलब दे गो आउट ऑफ द वे। महिलाओं के जेंडर बायस, इनके साथ साथ अल्पसंख्यक लोगों के। तो आप देखते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। कि मैं बोल रही हूँ ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ पे फॉरेस्ट में वो महुए का वो यूज़ करते थे, सूखे में वो खाते थे, साल के सीड का वो ऑयल करके, जड़ी बूटियाँ, अगर आप उनका वहाँ पे एक्सेस नहीं है, कि मैं केवल दवाई की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये सब उनके पास एक्सेसिबल था, वो ले सकते थे। अब कितनी जगह उनको, अगर उनकी दाइयाँ ना, जो कितनी जगह ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स का पहले कितनी जगह थी, मगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की वजह से वो भी नहीं रही और ये एक्सेस नहीं कर पा रहे। कितनी जगह मैं पेरिफेरल उनका इसका बोल रही हूँ। तो उसकी वजह से जो है कि आज अगर, और 80% आपको जेब से पे करना पड़ता है, 80%, और उसमें 70% दवाइयों का कॉस्ट। तो अगर दवाई वो नहीं जिससे बच्चे की जान बचेगी, अपनी जान बचेगी, अगर उनको आसानी से नहीं मिलेगा, तो वो उनके लिए तो मतलब इट्स गोइंग टू बी डिजास्टर्स। इसीलिए मटर्नल मोर्टालिटी जितनी घटनी चाहिए उतनी नहीं घटी, नियोनेटल मोर्टालिटी जितनी घटनी चाहिए, नवजात शिशु 28 दिन के अंदर, उतना नहीं घटा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ पहले से काफी नहीं बेहतर हुआ है पहले मगर से। मुदलियार कमेटी, जहाँ तक मुझे याद है, भोर कमेटी, मेडिकल कॉलेजेस और हेल्थ का, रूरल एरियाज़ का, दोनों का उन्होंने सोचा था, मगर एक बढ़ा, एक उतना नहीं बढ़ा मगर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा। तो हेल्थ का बजट, जहाँ तक मेरा याद है, 10% बताया था उन्होंने, 10% रिकमेंड किया था। 10% ऑफ जीडीपी, हमारा 1.2% ऑफ जीडीपी। तो ये खूब, मेरे समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, मैं दोनों मेहमानों को और शामिल करना चाहती हूँ, थोड़ा सा इसे मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग बहुत बिल्कुल, नीचे मैं थोड़ा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, खासकर शौचालय को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर, पूरी दुनिया में इस बारे में बात हो रही है कि भारत में मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हैं, टॉयलेट्स कम हैं, और ये दरअसल बर्ताव, बिहेवियर की बात ज़्यादा है, बजाय इसके कि वाकई टॉयलेट्स की, शौचालय की कमी होना। आज़ाद भारत में, 21वीं सदी के भारत में, जब हम ये सोच रहे हैं कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, और हम जो बेसिक, बहुत ही बुनियादी जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सफाई की, सैनिटेशन की समस्याएं हैं, क्या आपको लगता है उससे भी हम लड़ रहे हैं? और कैसे शौचालय का जो कनेक्शन है आप वो जन स्वास्थ्य से देखते हैं, पब्लिक हेल्थ से देखते हैं? मेरे ख्याल में जो चीज़ पब्लिक हेल्थ को इम्पैक्ट करती है, उसमें शौच की जो हमारी व्यवस्था है वो पहले नंबर पर आती है। डॉक्टर, नर्स, दवा, इन्वेस्टिगेशन, उन सबको आप परे रख दीजिए। पीने का पानी और शौच नंबर 1 इम्पैक्टर हैं हेल्थ के। और जैसे अभी मीरा कह रही थी कि समाज में एक थोड़ा सा एक्सक्लूजन का वातावरण रहा हिस्टोरिकली हमारे देश में, तो हिस्टोरिकली ये जो शौच की तरफ का ध्यान था, इसको हमेशा थोड़ा कि भाई वो गंदी बात है, उसकी बात नहीं करनी, वो हमारे डिस्कशन में आया नहीं, वो कहीं पीछे छूट गया। उस संदर्भ में जो हम कर सके, हम डॉक्टर बना सके, हम नर्सों के कॉलेज खोल सके, वो सब तो हमने किया, लेकिन जो एक इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस थी कि किसी भी हालत में कोई भी बच्चा खुले में शौच न करे, क्योंकि वो शौच उसकी बॉल में, गेंद में खेलने में आएगा और एक ओरोफिकल रूट बनाएगा जिससे कि पोलियो आगे बढ़ता जाएगा। ये समझ किताबी तो थी हमारे पास, लेकिन समाज में जो एक्सक्लूजन का एक वातावरण था, उसने हमें उसको अपनी पॉलिसी में परिवर्तित करने में थोड़ा धीमा कर दिया। आज इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस और शौचालय की आवश्यकता बिल्कुल नंबर 1 पब्लिक पॉलिसी में है, और अलग कार्यक्रम बन रहा है भारत सरकार लेवल पर भी, और हर राज्य सरकार अपनी तरफ से शौच को प्राथमिकता दे रही है।
नहीं, ये भी वैसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो आपको लगता है कि जो गाइडलाइंस सेंटर की तरफ से जा रही हैं, क्या ऐसा लगता है कि अलग अलग राज्यों के इसलिए नतीजे भी अलग अलग आते हैं? बहुत हद तक जो पब्लिक हेल्थ का परफॉर्मेंस होती है वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी पर भी निर्भर करती है, तो बजट पे निर्भर करती है। तो अब बजट, और बजट में भी आप कितना पैसा लगा रहे हैं से ज़्यादा अहम ये होता है कि आप कितना एफिशिएंटली, कितना स्मार्टली उस पैसे को वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। चलिए, अब आखिरी कुछ ही मिनट मेरे पास हैं। श्रीवास्तव जी, बताइए कि दो महत्वपूर्ण चीज़ों का हमने जिक्र किया कि किस तरह से राज्य का क्या रोल रहा, समाज का क्या रोल रहा, अलग अलग समाज के तबकों को जो है वो किस तरह से ट्रीट किया गया, बर्ताव किया गया। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक और जो बड़ी खाई है वो ग्रामीण और शहरी इलाकों की भी है। और मैं पढ़ रही थी कि इसमें जो फिगर है वो ये बता रही है कि 70% से ज़्यादा अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ 32% हमारी पॉपुलेशन है, हमारी आबादी है। तो इतना बड़ा फ़र्क जो है ख़ासकर इसलिए भी देखा जा रहा है कि एक ऐसे देश में जहां हम अब हेल्थ टूरिज़्म का जिक्र कर रहे हैं कि विकसित देशों से लोग यहां पर आकर स्वास्थ्य की सुविधाएं अवेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए, ख़ासकर जो हाशिए के समुदाय के लोग हैं, उनके पास बेसिक बुनियादी सुविधाएँ भी नहीं हैं। इस अगर नज़रिए से देखा जाए तो आपको चुनौतियाँ क्या नज़र आती हैं आने वाले दशकों में? देखिए, पहले तो आपको ये सच्चाई माननी पड़ेगी कि हमारे रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में सुविधाएं उसके अनुरूप नहीं है जितनी वहाँ होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेटली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अर्बन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, और कहीं किन शहरों के अंदर तो हम ये भी कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ये गैप है। अब इस गैप के अंदर अगर आप ठीक से इसे एनालाइज करें तो इस गैप को समझने के लिए आपको बेसिक चैलेंजेस जो आज की तारीख में और ग्रेजुअली पिछले 3-4 दशक के अंदर हेल्थ के सेक्टर के सामने आए हैं, उनको समझना ज़रूरी है। सबसे पहला चैलेंज जो कई बार उठ चुका है, मान लिया हमने कि पॉपुलेशन हमारी कम हो रही है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि 30-40 करोड़ से उठ करके 120 करोड़ है। 67 साल का टाइम है, तकरीबन 60-65 साल का टाइम है। ये पॉपुलेशन कंज्यूम तो करेगी रिसोर्सेस, उसके लायक हमारे पास रिसोर्सेस नहीं पैदा हो रहे हैं। और वो रिसोर्सेज जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो सिटी सेक्टर में ज़्यादा जाते हैं, अर्बन सेक्टर में ज़्यादा आते हैं, और ग्रामीण सेक्टर में कम जाते हैं, जबकि योजनाएं ग्रामीण सेक्टर के लिए ज़्यादा बनती हैं। तो पहला तो कारण है पॉपुलेशन के ऊपर हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाना पड़ेगा। बिहार में 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे TFR 4 से ऊपर है। यूपी के अंदर कम से कम 15-20 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 3.5 से ज़्यादा है। दूसरा इशू है पैसे का। पैसा हम कितना भी कह लें, हम कमिट कर रहे हैं आज की तारीख में 1.2 या 1.1 ऑफ GDP पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है, पब्लिक हेल्थ एलोकेशन है। कितना एफिशिएंट है, कितना नहीं एफिशिएंट है, ये तो बात की बात है। पहला ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। हर बार प्रॉमिस होता है 2% GDP का हम उसमें डालेंगे, लेकिन कभी ईयर एंडिंग के अंदर नहीं मिलता। लेकिन पूरा उपयोग भी नहीं होता बजट में, ये भी बात बार बार ये भी फैक्ट है। लेकिन उपयोग ना होना एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सिस्टम की इनएफिशिएंसी है। ये दलील नहीं है कि इसे कम ये दलील ये नहीं बनती कि साहब पब्लिक को जरूरत नहीं है, जिसको आप बार बार रिवाइज बजट के टाइम पे पैसा काटने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो पैसे की कमी भी एक दूसरा बड़ा चैलेंज है जिसको अप्रोप्रिएटली एड्रेस करना पड़ेगा। तीसरा कमी है ह्यूमन रिसोर्स की। डॉक्टर आज भी हिंदुस्तान में अगर रेशियो देखें कि एक डॉक्टर 2000 के ऊपर या 1700-1800 के ऊपर अवेलेबल है, और इन स्टेट्स को लेके जो कि बेड EAG स्टेट्स हैं, तो वहाँ कहीं 3000 पे है, कहीं 4000 पे है, कहीं 5000 पे है। जी, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो होनी चाहिए, एक डॉक्टर 1000 पे रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। मेरे पास कार्यक्रम में समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, और साफ तौर पर किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उसके लोगों का जो जीवन स्तर है, जो आबादी है, जो आम लोग हैं, उनके लोगों का जो जीवन स्तर है वो बेहतर होना ज़रूरी है। और शायद अभी आधे घंटे की पूरी चर्चा में जो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई है, बताता है कि कोई भी देश तभी एक सुपर पावर बन सकता है जबकि उसके लोगों का जो जीवन का स्तर है वो दरअसल उस सुपर स्तर तक पहुँचे जहाँ का हम जिक्र कर रहे हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।